इक्विलिब्रियम लेवल। तो आज का हमारा टॉपिक है कि इकोनॉमी में जो भी इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी वो पोजीशन कितने तरीके से हो सकती है। जैसे कि इसको अगर हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो ये है कि कोई भी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम पोजीशन में कैसे पहुंचती है, जब उसके अंदर एग्रीगेट डिमांड उसकी एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए तो जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में मानी जाती है। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चन आता है कि ये जो ए डी बराबर ए एस की सिचुएशन है, ये सिचुएशन कितनी कंडीशंस में हो सकती है, यानी कितनी कंडीशन में जो ए डी है और ए एस है ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। तो इसकी 3 कंडीशंस हैं और उन्हीं 3 कंडीशंस को आपको समझना है। तो वन बाय वन हम सभी स्टेप्स को यहाँ पे प्रॉपरली समझ लेते हैं और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो ग्राफ है, उसको हम समझते हैं। तो इक्विलिब्रियम लेवल को देखा जाए तो इक्विलिब्रियम लेवल की 3 कंडीशंस हैं: फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब ये तीनों कंडीशन जो हैं ये इनकी मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है और किस तरीके से इकोनॉमी में ये तीनों सिचुएशंस आती हैं और इनको हम ग्राफ के थ्रू किस तरीके से दिखाएंगे, इन सारी चीज़ों को इस लेक्चर में आपको समझना है। तो सबसे पहले इसमें हम पहली कंडीशन को लेते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को अगर हम समझें तो उसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक व्हेन ए डी बराबर ए एस along with फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है इस बात की वो इस चीज़ की है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम उस सिचुएशन में होगा जब ए डी बराबर ए एस हो, यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाए, along with फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो आपके अंडरलाइन यहाँ पे किया है, along with फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये अपने आप में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसी का जो वेटेज है इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ए डी बराबर ए एस की सिचुएशन होनी चाहिए, लेकिन ये उस सिचुएशन में होनी चाहिए जब सभी रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा हो और कोई भी रिसोर्सेज हमारे वैकेंट ना बचें। उस कंडीशन में अगर ए डी बराबर ए एस होगा तो फिर इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में मानी जाएगी और इस कंडीशन में इकोनॉमी में कोई भी इनवॉल्यूंटरी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होगी। तो ये इसका मतलब है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का। अब इसको हम ग्राफ पे कैसे समझेंगे, इसको समझ लीजिए। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को समझने के लिए यहाँ पे एक हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं। इसमें पहले एक्स एक्सिस पे इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट तीनों चीज़ें हैं और इधर हमारी ए डी और एस है। तो पहले इसमें फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए यहाँ पे हम पहले एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, इन दोनों कर्व को हम ड्रॉ करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई की जो लाइन होगी वो हमारी 45 डिग्री लाइन होगी। तो ये जो सिचुएशन है ये हमारी ए एस की है और ये 45 डिग्री लाइन एग्रीगेट सप्लाई को बता रही है। इसमें अगर हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को खींचें तो ये जो कर्व है ये इस तरीके से आता है, ए डी। अब यहाँ पे जो ए डी और एस है, इस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं और यही इकोनॉमी का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे अचीव हो जाएगा। और इस कंडीशन में जो इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट है ये हमारा ओ वाई डिसाइड हो जाएगा, यानी कि ओ से वाई तक हमारा इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट तीनों भी डिसाइड हो जाएंगे। और ये जो सिचुएशन है ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की है। तो यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम यहाँ पर होगा। तो ये वो सिचुएशन जहाँ पे ए डी बराबर ए एस है और इसमें इकोनॉमी के जो सारे रिसोर्सेज हैं वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो रहे होंगे। तो ये जो ग्राफ है ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का है। इसके बाद हम इसकी दूसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन है हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम।
अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है आपको इसको समझना है। तो इसको अगर हम इसकी मीनिंग को देखें तो इसमें लिखा है कि इट ऑकर्स प्रियर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि ये जो सिचुएशन आती है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से पहले आती है। यानी कि ये जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था वो एडी और एस हमारे यहाँ पे बराबर थे। तो इस ए पॉइंट से पहले हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है वो हमारी आएगी। तो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है कि इट ऑकर्स प्रियर टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का जो लेवल है उससे पहले की जो सिचुएशन है वहाँ पे हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। इन दिस सिचुएशन ए डी बराबर ए एस, यानी कि इस सिचुएशन में भी हमारी ए डी और ए एस वो एक दूसरे के बराबर होंगी। इवन अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस किस बात की है, तो इसके आगे जो रेड कलर से हमने लिखा है ये इस पूरे जो इसकी मीनिंग है उसकी जो वेटेज है वो यहाँ पे है कि ए डी बराबर ए एस, यानी कि ए डी और एस एक दूसरे के बराबर तो होंगे इवन व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुल्ली एम्प्लॉयड, जबकि सारे रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तब भी जहाँ पे हमारे ए डी और एस वो एक दूसरे के बराबर हो जाएं वहाँ पे हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वहाँ पे आएगा। अब इस सिचुएशन को हमें ग्राफ पे समझ लेते हैं कि जैसे ग्राफ में अगर हम देखें तो यहाँ पे पहले हम बेसिक सिचुएशन बनाते हैं ए डी और एस की। ये हमारी 45 डिग्री लाइन ए एस को दिखा रही है और ये हमारा ए डी है। ए डी और एस इस ए पॉइंट पे एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। तो ये जो बेसिक सिचुएशन थी हमारी ये हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन थी। तो हमारी इकोनॉमी जो है वो ए पॉइंट पे फुल इक्विलिब्रियम सिचुएशन पे थी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब अगर इकोनॉमी में जो डिमांड है वो हमारी कम हो जाए तो मान लीजिए कि जो एग्रीगेट डिमांड है हमारी ये एडी है हमारी, ये हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है ये फुल एम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन में है। तो ये हमारा बता रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट एडी, यानी ये एडी उस सिचुएशन में है जब फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में हो। अब सपोज कीजिए एक्चुअल में जो एडी है वो इस एडी से कम हो जाती है तो ये एक नई एडी हमारी जनरेट हो गई, एडी 1। अब इकोनॉमी में ये जो एडी की लाइन है ये इसकी एक्चुअल सिचुएशन को बता रही है कि इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें किसी वजह से कमी आ गई और ये जो एडी 1 है वो इकोनॉमी की एक्चुअल डिमांड को बता रही है। तो ऊपर वाली जो एडी है वो तो एक आइडियल सिचुएशन है कि जहाँ पे एडी और एस एक दूसरे के बराबर थे और वहाँ पे जो इकोनॉमी थी वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में इस पॉइंट पे थी। लेकिन अगर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाती है तो हमारी जो एडी है वो जो एक्चुअल सिचुएशन है एडी की जो कि हमारी एडी में कमी आ गई है तो वो जो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है वो यहाँ पे एडी 1 कर्व इस रूप में हमें दिखाई दे रही है। तो अब यहाँ पे हम ए एस और नई वाली एडी इन दोनों को देखें तो नई वाली एडी की लाइन हमारी ये आ रही है एडी 1 की और एग्रीगेट्स अपने ये जा रही है। ये दोनों अब यहाँ पे इस ए पॉइंट पे एक दूसरे के बराबर है यहाँ पे, और इस वजह से एक नया लेवल इनकम का आउटपुट का हमें यहाँ पे अचीव होता है Y1। तो इस ग्राफ में ये जो सिचुएशन है ई ये हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बता रहा है। तो ये जो E1 है ये हमारा, इसको E1 से हम डिनोट कर देते हैं। तो ये जो E1 है ये सिचुएशन होगी हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की।
तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में क्या हुआ कि ए पॉइंट पे भी हमारे जो ए डी है और ए एस है ये एक दूसरे के बराबर ही हैं, ए डी बराबर ए एस। लेकिन ये जो ए डी है वो हमारी फुल इक्विलिब्रियम वाली ए डी से कम है। यानी कि इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड में कमी आ जाए तो उस कंडीशन में हमारी ए डी और ए एस इवन पॉइंट पे हमारे एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं। और ये जो सिचुएशन है ये हमारी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की बनेगी। अब यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने आपको समझाई इसमें अभी कुछ चीज़ें आपको कम समझ में आई होंगी कि ये अचानक से एडी में कमी क्यों आ गई, किस वजह से कमी आ गई, और इसको हम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को कह रहे हैं। तो अभी आप इस शुरुआती स्टेप में इस ग्राफ को समझ लीजिए कि ग्राफ में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कहाँ पे आ रहा है, उसकी सिचुएशन क्या है, एग्रीगेट डिमांड कम होगी तो किस तरीके से जाएगी, इन सारी चीज़ों को समझ लीजिए। जब ये तीनों पॉइंट आपके हो जाएंगे उसके बाद इन तीनों पॉइंट के पीछे का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है उसको मैं बताऊंगा, तो वहाँ पे पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और उस पूरी क्लैरिटी के आने के बाद जब आप इस लेक्चर को दोबारा देखेंगे तो फिर आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ जाएगा। तो अभी जो शुरुआती चीज़ें हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको आप समझते चले जाइए। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में हमने क्या सीखा कि हमारी जो एक्चुअल डिमांड है अगर उसमें किसी तरीके से कमी आ जाए, इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें कमी आ जाए, तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई यहाँ पे इवन पॉइंट पे एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। और ये जो हमारी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला का जो पॉइंट था उससे पहले हमारा ये वाला पॉइंट हमारा पड़ रहा है। तो ये जो इवन पॉइंट है ये अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बताएगा। अब इसके पीछे का जो लॉजिक है वो इस लेक्चर के अंत में मैं आपको समझाऊंगा। अभी इसके बाद हम इसकी थर्ड सिचुएशन को देख लेते हैं। थर्ड सिचुएशन थी हमारी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे जाके इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन बने। इसमें दो तीन पॉइंट्स पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इसके ग्राफ की तरफ हम जाएंगे। पहली कंडीशन क्या है, इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ए डी बराबर ए एस, यानी कि ये भी वही सिचुएशन है जहाँ पे ए डी और ए एस एक दूसरे के बराबर होंगी। अब आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी कि तीनों ही जो कंडीशंस थी, चाहे वो फुल एम्प्लॉयमेंट था, चाहे वो अंडर एम्प्लॉयमेंट था, चाहे ये हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट है, इन तीनों ही सिचुएशन में ए डी और ए एस एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि तीनों सिचुएशन में जब ए डी और ए एस एक दूसरे के बराबर ही हैं तो हम एक बार उसे फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों कर रहे हैं, एक बार हम उसे अंडर एम्प्लॉयमेंट क्यों कर रहे हैं, और हम यहाँ पे उसे ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्यों बता रहे हैं। तो ये जो भी आपके पॉइंट्स हैं कि तीनों ही सिचुएशन में तो ए डी और एस एक दूसरे के बराबर ही हैं, तो तीनों को अलग अलग हम क्यों बता रहे हैं। और दूसरा ये आपका एक डाउट कि ए डी की इकोनॉमी में जो एक्चुअल डिमांड है उसमें कमी क्यों आ गई, किस वजह से कमी आ गई। तो ये जो दो तीन आपके कन्फ्यूजन वाले पॉइंट्स हैं इसको मैं लेक्चर के अंत में क्लियर कर दूंगा। फिलहाल अभी इस आप सॉरी जो थर्ड पॉइंट है इसको समझ लीजिए। तो इसमें यह बताया गया है कि इट रेफर्स टू ए सिचुएशन व्हेन ए डी बराबर ए एस बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है उसके आगे जाके ए डी और ए एस एक दूसरे के बराबर होंगे। यानी कि ये जो पिछला ग्राफ हमने देखा था उसमें ए पॉइंट पे हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। इससे पहले अगर ए डी और ए एस बराबर हो रहे हैं तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बताएगा, और इस ए पॉइंट के आगे जाके अगर ए डी और एस एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं तो वो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट को बताएगा। अब इसको आगे हम देखते हैं इसके बाकी पॉइंट्स। इट ओकर्स आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन कहाँ जाती है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से आगे पड़ेगा, और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से पीछे जो पड़ेगा उसे हम अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। अब आइए इसके सेकंड पॉइंट को समझ लेते हैं। इन सेकंड पॉइंट बताता है कि इन रियलिटी एक्चुअल आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि अभी मैंने आपको जैसे ये बताया कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे होगा, ये जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है इससे पीछे हमारा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है, और इसके आगे हमारा ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन ये जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में इस सिचुएशन कभी प्रैक्टिकली आती ही नहीं है, इसकी केवल एक थ्योरेटिकल इम्पोर्टेंस है। तो प्रैक्टिकली ये सिचुएशन क्यों नहीं आ सकती, ऐसा क्यों नहीं हो सकता, हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो फुल एम्प्लॉयमेंट से आगे जाके क्यों
AD और AS एक दूसरे के बराबर क्यों नहीं हो सकती। इन सारे क्वेश्चंस का जो जवाब है वो मैं लेक्चर के लास्ट में आपको दूंगा। अभी पहले इस पॉइंट्स को आप समझ लीजिए। तो सेकंड पॉइंट था कि इन रियलिटी एक्चुअल आउटपुट कैन नॉट इंक्रीज बियॉन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, कि जो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है उससे आगे जाके आउटपुट को बढ़ाया ही नहीं जा सकता, बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड देयर इज नो आइडन कैपेसिटी, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है और यहाँ पे कोई भी आइडन कैपेसिटी नहीं है। इस बात का मतलब क्या है कि ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, यहाँ पे इकोनॉमी में के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा होता है और यहाँ पे इकोनॉमी में कोई भी आइडन कैपेसिटी नहीं होती। अब आइडन कैपेसिटी का क्या मतलब है? आइडन कैपेसिटी का मतलब ये है कि जितनी भी फर्म काम कर रही हैं वो अपने फुल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे काम कर रही हैं और अब उनके अंदर एक यूनिट भी एक्स्ट्रा बनाने की कैपेसिटी वैकेंट नहीं बची है। जितने भी वर्कर्स हैं उनको पूरी तरीके से काम मिला हुआ है, अब कोई भी वर्कर खाली नहीं है। तो अगर आपको इस लेवल से आगे आउटपुट बढ़ाना है तो आउटपुट बनाने के लिए तो फिर आपको वर्कर की ज़रूरत पड़ेगी, लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, और लेबर आपकी खाली है ही नहीं क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में सारे लोगों को काम मिला हुआ है। तो कोई लेबर भी आपके पास वैकेंट नहीं है, कोई कंपनी की कैपेसिटी भी वैकेंट नहीं है कि वो एक्स्ट्रा आउटपुट कर सके। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल पे वो सारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से उनका यूटिलाइजेशन हो रहा है और हमारे पास और कोई भी रिसोर्सेज वैकेंट है ही नहीं। और जब कोई भी रिसोर्सेज वैकेंट है ही नहीं तो फिर इससे आगे आउटपुट को बढ़ा पाना पॉसिबल ही नहीं होगा। अब इसके आगे हम थर्ड पॉइंट को हम देख लेते हैं कि इसमें थर्ड पॉइंट में क्या यहाँ पे है। थर्ड पॉइंट में लिखा है कि सो एनी इंक्रीज इन एडी बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के बाद भी अगर एडी बढ़ रही है तो फिर इसका क्या मतलब है? इट विल लीड टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। तो इसका मतलब है कि अब इकोनॉमी में जो जनरल प्राइस लेवल है उसमें बढ़ोतरी होनी चालू हो गई है, उसमें इंक्रीजमेंट आना चालू हो गया है, यानी कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आना चालू हो गया है। एंड देयर विल बी नो रियल इंक्रीज इन आउटपुट, और एक्चुअल में आउटपुट हमारा इंक्रीज नहीं हो रहा। इस बात का क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का, इसको समझ लीजिए। इसका मतलब है कि जैसे किसी इकोनॉमी में 100 यूनिट का आउटपुट हो रहा है और इसका जो प्राइस है ₹10 पर यूनिट है, तो इकोनॉमी में हम जो भी जीडीपी वगैरह जो भी चीज़ हम कैलकुलेट करते हैं उसमें हम जो एग्रीगेट डिमांड हम देखेंगे तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर ये नहीं देखा जाता कि कितने फिजिकल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हुआ, बल्कि एग्रीगेट डिमांड में ये देखा जाता है कि टोटल कितने रुपए की डिमांड जनरेट हुई। यानी कि इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि कितने यूनिट्स की डिमांड हुई, एग्रीगेट डिमांड में ये देखा जाएगा कि कितने रुपए की डिमांड जनरेट हुई है। तो हम यूनिट्स पे बात नहीं करते हैं, हम रुपए पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि मान लीजिए 100 यूनिट की डिमांड है तो यूनिट्स में तो 100 यूनिट की डिमांड है, लेकिन इसकी वैल्यू को देखें तो 100 × 10 बराबर 1000 रुपये के सामान की यहाँ पे डिमांड है। तो एडी की जब हम बात करेंगे तो एडी में हम इसकी मनी वैल्यू को दिखाएंगे कि 1000 रुपये की वैल्यू के गुड्स की डिमांड है। हम इसमें ये नहीं दिखाएंगे कि 100 यूनिट की डिमांड है, इसको एडी के अंदर नहीं दिखाया जाएगा। तो एडी के अंदर केवल हम जो भी डिमांड है उसको हम रुपीज़ में ही कैलकुलेट करके बताते हैं, और जो जीडीपी वगैरह कोई भी चैप्टर है, कोई भी कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर मनी वैल्यू को ही कैलकुलेट किया जाता है। अब मान लीजिए जो आउटपुट है वो हमारा 100 यूनिट का ही आउटपुट है और प्राइस, लेकिन प्राइस जो है वो प्राइस बढ़ के 12 रुपये हो गई। तो अब जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है वो 100 × 12 बराबर 1200 रुपये हो जाएगी। अब ये हमारी एडी हो जाएगी, पुरानी वाली एडी हमारी 1000 थी। तो अगर हम एडी से एडी की यहाँ पे तुलना करें तो ये दिखाई देगा कि हमारे जो एग्रीगेट डिमांड है वो 1000 से बढ़ के 1200 रुपये पे पहुँच गए, यानी कि हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो गया। लेकिन एग्रीगेट डिमांड तो हमारी वैल्यू में इंक्रीज हुई, लेकिन वास्तव में हमारा जो आउटपुट इंक्रीज नहीं हुआ। वो तो पहले भी 100 यूनिट का आउटपुट था, अब भी 100 यूनिट का आउटपुट है।
तो हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा, हमारी एग्रीगेट डिमांड तो इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारा आउटपुट इंक्रीज नहीं हो रहा। तो बिना आउटपुट के इंक्रीज हुए ही एग्रीगेट डिमांड कैसे इंक्रीज हो सकती है? क्योंकि यहाँ पे हम एग्रीगेट डिमांड की मनी वैल्यू को देख रहे हैं और सेकंड सिचुएशन में जो महंगाई थी वो बढ़ गई, तो जो चीज़ हमारी 10 रुपये की मिलनी थी वो 12 रुपये की मिलने लगी, जिसकी वजह से उतने ही यूनिट की जो प्राइस थी वो हमारी ज़्यादा आ गई। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो उसका मतलब है कि हमारा एक्चुअल आउटपुट नहीं बढ़ रहा, बल्कि हम कंट्री में इन्फ्लेशन आ गया है जिसकी वजह से प्राइस महंगी हो रही है और उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये इस सिचुएशन का मतलब होता है। तो इसी बात को इस थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि एनी इंक्रीज इन एडी बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल विल लीड टू इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद भी अगर एडी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि हमारे जो जनरल प्राइस लेवल है वो बढ़ रहा है, यानी कि कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है और एक्चुअल आउटपुट में किसी भी तरीके की बढ़ोतरी नहीं हो रही है। एंड देयर विल बी नो रियल इंक्रीज इन आउटपुट, और आउटपुट में किसी भी तरीके का जो इंक्रीजमेंट है वो हमारा नहीं हो रहा है। ये इसका पॉइंट का मतलब है। अब इसको अगर हम ग्राफ पे दिखाएं तो इसको ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं, इसको समझ लीजिए। तो ग्राफ को समझने के लिए सबसे पहले हम इसमें बेसिक कंडीशन को दिखाते हैं। एक 45 डिग्री लाइन यहाँ पे हम बनाते हैं, ये हमारी एग्रीगेट सप्लाई को दिखाएगी और एक एडी को हम दिखा देते हैं। एडी, अब एडी और एस इस ई पॉइंट पर बराबर थे। ये जो सिचुएशन थी ये फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की है। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा कि हमारी जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए जो एग्रीगेट डिमांड है वो बढ़ जाती है और वो बढ़ के एक नई एडी 1 हमें यहाँ पे अचीव होता है। तो यहाँ पे जो पुराना वाला एडी था ये फुल एम्प्लॉयमेंट एडी को दिखा रहा है, और ये जो एडी 1 है ये इस समय एक्चुअल जो एडी हमारी चल रही है उसको दिखा रहा है। यानी फुल एम्प्लॉयमेंट एडी से हमारी बढ़ के एडी 1 पे चली गई। तो ये एग्रीगेट सप्लाई और जो नई वाली एडी थी वो E1 पॉइंट पे एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं। अब ये जो सिचुएशन है ये ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को बताएगा। तो ये सिचुएशन होगी हमारी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब हम इसको डॉट डॉट करके नीचे एक्स एक्सिस से नहीं बनाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो एक्चुअल फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन थी वो यहाँ पे एक दूसरे के बराबर थी, तो यहाँ पे एक पॉइंट हमारा आ जाएगा। अगर हम E1 पॉइंट को नीचे हम बढ़ा देंगे इसका मतलब है कि हमारा आउटपुट बढ़ गया, इस पॉइंट से बढ़ के हमारा आउटपुट अगले पॉइंट पे चला गया। जबकि अभी जो एक्सप्लेनेशन था उसमें क्या था कि एक्चुअल आउटपुट हमारा एक्चुअल में हमारा जो आउटपुट है वो बढ़ ही नहीं रहा, वो बढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए हम इसमें नीचे परपेंडिकुलर नहीं डालेंगे, इस ग्राफ को यहीं पे छोड़ दिया जाता है। अब ये इन तीनों सिचुएशन की कॉन्सेप्ट है, तीनों का ग्राफ था। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को लेकर आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं उसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो आपका जो कन्फ्यूजन था वो ये था कि ये जो तीन सिचुएशन थी, फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट, तीनों में तो हमने यही बताया कि एडी और एस एक दूसरे के बराबर हैं। तो फिर इन तीनों में अंतर क्या है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट था कि रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है या अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इस बात का क्या मतलब है। और तीसरा ये कि ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में जो एक्चुअल आउटपुट है वो क्यों नहीं बढ़ सकता। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इसको मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद ये लेक्चर जो है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के रूप में कुछ चीज़ें ले लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम ये ले लेते हैं कि पहली कंडीशन, बेसिक कंडीशन, कि हमारी एडी मान लीजिए 100 रुपये की है और यहाँ पे जो एएस है वो भी हमारा 100 रुपये का है। तो एडी और एस
ये हमारे एक दूसरे के बराबर है। अब हम इस बेसिक कंडीशन में ये मानते हैं कि वो एक आइडियल सिचुएशन है जहाँ पे रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हमारा हो रहा है, यानी कि इस कंडीशन में फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो हमारे यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो शुरुआती तौर पे हमारी एग्रीगेट डिमांड 100 रुपये की है, एग्रीगेट सप्लाई 100 रुपये की है, तो दोनों एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई 100 और 100 हमारे बराबर है। और यहाँ पे हमारा रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है। फुल्ली यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में जितनी भी कंपनीज हैं वो अपनी फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन कर रही हैं। इकोनॉमी में जितने भी लेबर हैं, जितने भी वर्कर हैं, उनको पूरी तरीके से काम मिला हुआ है, कोई भी लेबर वैकेंट नहीं है। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि इकोनॉमी के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। अब हम इसके बाद आ जाते हैं इसकी सेकंड कंडीशन पे। अब मान लीजिए जो शुरुआती एग्रीगेट डिमांड थी वो 100 रुपये की थी। अब किसी वजह से जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम होकर 80 रुपये पे आ जाती है। तो जब 80 रुपये पे हमारी एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी तो कंपनीज का जो सामान है वो बेचना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से उनकी जो इन्वेंट्री है उस इन्वेंट्री का एकम्युलेशन होना चालू हो जाएगा। अब अपनी इन्वेंट्री के एकम्युलेशन को बचाने के लिए, यानी कि उनकी जो इन्वेंट्री थी, उनका जो स्टॉक था, वो उनके डिजायर्ड लेवल से ऊपर जाने लगेगा, क्योंकि सामान अब 100 रुपये के बजाय केवल 80 रुपये का बिक रहा है। तो 20 रुपये का सामान बेचना चालू हो जाएगा, जिससे कंपनीज का स्टॉक बढ़ाना चालू हो जाएगा। तो अपने स्टॉक के अननेसेसरी एकम्युलेशन से बचाने के लिए कंपनीज क्या करेंगी कि वो आउटपुट में कमी कर देंगी, और सभी कंपनीज की तरफ से जो टोटल सप्लाई हो रही थी उसमें कमी आनी चालू हो जाएगी। तो एग्रीगेट डिमांड में कमी आने के बाद धीरे धीरे एग्रीगेट सप्लाई भी एडजस्ट होगी, और वो कम होके वो भी हमारी 80 रुपये पे ही पहुंच जाएगी। क्योंकि इकोनॉमी में 80 रुपये के सामान की ही डिमांड है, तो सप्लाई भी धीरे धीरे 80 रुपये पे जाकर एडजस्ट हो जाएगी। तो इस कंडीशन में भी AD और S 80 और 80 ये दोनों तो यहाँ भी बराबर है। लेकिन इस 80 के बराबर होने में हुआ क्या कि यहाँ पे कुछ कंपनी जो हैं उनकी कैपेसिटी खाली रह गई। यानी कि कोई कंपनी थी, वो मान लीजिए 1000 रुपये, मान लीजिए 20 रुपये का सामान बना रही थी। अब चूँकि डिमांड में कमी आ गई, तो डिमांड में कमी आने की वजह से मान लीजिए उसकी जो डिमांड थी वो कहीं 15 रुपये के सामान की रह गई, तो फिर वो 15 रुपये का सामान ही बनाएगी। तो उसके 5 रुपये के सामान बनाने की जो कैपेसिटी है वो इसमें खाली हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा प्रोडक्शन नहीं कर रही। पूरा प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रही? क्योंकि डिमांड ही कम हो गई है। इसने कंपनियां उतना ही सामान बनाएगी जितने की डिमांड है, इसलिए उनकी कुछ कैपेसिटी यहाँ पे खाली होनी चालू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा इस सिचुएशन में कि कंपनीज की कुछ कैपेसिटी आइडल होनी चालू हो जाएगी, या उसे हम वैकेंट कह सकते हैं, वैकेंट कैपेसिटी, कुछ कैपेसिटी खाली होनी चालू हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि जब एग्रीगेट सप्लाई में कमी आएगी तो इसका मतलब है कि अब जो कंपनीज हैं वो पहले से कम प्रोडक्शन कर रही हैं। जब उनके आउटपुट में कमी आनी चालू हो जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा कि आउटपुट में कमी आनी चालू हो जाएगी। जब आउटपुट में कमी आनी चालू हो जाएगी तो उन्हें पूरे लेबर फोर्स की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, तो वो लोगों को काम से निकालना चालू कर देंगी। तो इसकी वजह से जो लेबर का एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी कमी आनी चालू हो जाएगी, और कुछ लेबर हमारे खाली होने चालू हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में क्या हुआ कि कंपनीज अपने फुल कैपेसिटी पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे, कुछ कैपेसिटी उनकी खाली रहने लगी। सभी जो लेबर हैं उनको काम नहीं मिल रहा, कुछ लेबर यहाँ पे खाली को नौकरी से निकाल देगा, वो घर पे खाली बैठने लगे। तो ये जो इकोनॉमी के रिसोर्सेज थे कि जितने भी कंपनीज हैं और जितने भी लेबर हैं उनमें से कुछ लेबर खाली हो गए और कुछ कंपनीज की कैपेसिटी भी खाली हो गई। यानी कि इकोनॉमी के जो टोटल रिसोर्सेज थे उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, पहले से कम चीज़ों का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, नॉट फुल्ली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, कुछ लेबर भी खाली हो गई और कुछ कैपेसिटी भी खाली हो गई। तो इन दोनों कंडीशन को हम देखें तो AD बराबर S तो यहाँ भी है और AD बराबर S तो यहाँ भी है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है
कि पहली वाली सिचुएशन में जो रिसोर्सेज थे उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन में जो रिसोर्सेज थे उनका फुल यूटिलाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये जो पहली वाली कंडीशन थी इसको बोला जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये जो सेकंड वाली कंडीशन थी इसको बोला जाएगा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम तो हमने दोनों ही कंडीशन में अचीव किया, एडी बराबर एस यहाँ भी था, एडी बराबर एस यहाँ भी था, लेकिन पहली कंडीशन में रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा था, लेकिन दूसरी कंडीशन में रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। कुछ लोग खाली भी बैठ गए, इसलिए कुछ लोगों की नौकरियाँ चली गई, इसलिए इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोला जाएगा। अब आ जाते हैं इसकी तीसरी सिचुएशन पे। अब मान लीजिए ये जो पहली सिचुएशन थी इसी से कंपेयर करके हम तीसरी सिचुएशन पे जाते हैं। तो एडी बराबर एस की जो बेसिक कंडीशन थी उसमें दोनों एडी और एस हमारे बराबर थे और रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन यहाँ पे हो रहा था। अब मान लीजिए जो एडी है वो 100 रुपये से बढ़ के 120 रुपये पे हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड हमारी बढ़ गई। अब ये एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ जाएगी? ये जो हमारी पहली कंडीशन थी इसमें रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा था। तो पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे किसी भी कंपनी के पास कोई भी खाली वैकेंट कैपेसिटी नहीं थी, यानी कि नो वैकेंट कैपेसिटी। ठीक है। और चूंकि रिसोर्सेज का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन हो रहा था तो कोई भी लेबर अनएम्प्लॉयड नहीं थी, तो नो अनएम्प्लॉयड लेबर, तो कोई भी अनएम्प्लॉयड लेबर भी नहीं थी और रिसोर्सेज और जो कैपेसिटी थी वो भी हमारी खाली नहीं थी। तो अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ने का मतलब ये है, अगर हम ये माने कि आउटपुट बढ़ गया, अगर हम 1 मिनट के लिए ये माने कि एग्रीगेट डिमांड हमारी 100 से बढ़ के 120 रुपये पे चली गई तो हमारा आउटपुट इंक्रीज हो गया। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पे आ जाता है कि आउटपुट इंक्रीज ही कैसे हो सकता है कि जब कोई कंपनी की खाली कैपेसिटी है ही नहीं। इस कंडीशन में 100 रुपये का सामान और 100 रुपये की सप्लाई हो रही है, डिमांड और सप्लाई। तो जब किसी कंपनी की खाली कैपेसिटी है ही नहीं, 1 यूनिट भी जब कंपनी एक्स्ट्रा बना ही नहीं पाएंगी क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी ही नहीं है, तो फिर आउटपुट बढ़ेगा कैसे? और दूसरा, आउटपुट को बढ़ाने के लिए अगर हमें आउटपुट को बढ़ाना है तो हमें लेबर को बढ़ाना पड़ेगा, और इस कंडीशन में तो लेबर ऑलरेडी पूरी तरीके से यहाँ पे एम्प्लॉयड है, कोई लेबर खाली ही नहीं है, तो फिर आउटपुट को बढ़ाने के लिए लेबर आएगी ही कहाँ से? यानी कि इस सिचुएशन व एक वो सिचुएशन है जिसमें हमारा जो ना तो कंपनी के पास खाली कैपेसिटी है और ना ही खाली लेबर है जो आउटपुट को बढ़ा सके, तो फिर ये आउटपुट हमारा बढ़ेगा ही नहीं। तो फिर आउटपुट जब बढ़ेगा नहीं तो फिर एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ गई? तो एग्रीगेट डिमांड इसने बढ़ गई क्योंकि मार्केट में जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस हमारे इंक्रीज हो गए। जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मान लीजिए 10 यूनिट हमारी 10 रुपये की आती है, 1 यूनिट 10 रुपये की, तो 10 यूनिट हमारी कितने रुपये की होगी? 100 रुपये की। अब प्राइस अगर बढ़ के 12 रुपये हो जाता है तो वही 10 यूनिट 12 रुपये के हिसाब से 120 रुपये की आएंगी। तो यहाँ पे यूनिट में चेंज नहीं आया, यूनिट तो वही 10 रुपये और 10 रुपये थी, यहाँ पे प्राइस हमारा बढ़ गया, तो जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड हमारी 100 से बढ़ के 120 रुपये पे दिखाई दे रही है। तो एग्रीगेट डिमांड तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे आउटपुट नहीं बढ़ रहा बल्कि प्राइस बढ़ रहा है। तो प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई भी हमारी उतने रुपये की हो जाएगी। तो एग्रीगेट सप्लाई भी 100 रुपये से बढ़ के 120 रुपये की होगी क्योंकि इन्होंने अपना सामान 100 रुपये के बजाय 12 रुपये पे बेचना चालू कर दिया। तो एडी और एस दोबारा से हमें एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो इस सिचुएशन में भी एडी और एस एक दूसरे के बराबर तो हो जाएंगे, लेकिन ये सिचुएशन प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आउटपुट हमारा बढ़ेगा नहीं और लेबर हमारी बढ़ेगी नहीं। तो फिर ये एडी बराबर एस हमारी जो फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसके ऊपर जाके एडी बराबर एस किस तरीके से हो गया? तो इसका यही जवाब है कि अगर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर जाके एडी और एस अगर एक दूसरे के बराबर हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक्चुअल में आउटपुट नहीं बढ़ रहा बल्कि प्राइस लेवल हमारा बढ़ रहा है और कंट्री में इन्फ्लेशन आ रहा है। तो ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन हमारी कहलाती है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को।
तो ये जो तीनों कंडीशन थी आपकी, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इन तीनों ही कंडीशन में देखा जाए तो AD और S एक दूसरे के बराबर थे। यहाँ पे 100 और 100, यहाँ पे 80 और 80, और यहाँ पे 120 और 120। डिफरेंस क्या है तीनों में? डिफरेंस है रिसोर्सेज के रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन का। पहली वाली सिचुएशन में आपकी रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज हो रहे थे, उस कंडीशन में AD और S बराबर थी। दूसरी वाली सिचुएशन में हमारे रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे थे, और इस कंडीशन में AD और S एक दूसरे के बराबर थी। और जो सबसे ऊपर वाली कंडीशन है, इसमें भी हमारी AD और S बराबर है, लेकिन ये प्रैक्टिकली यहाँ पे हमारा आउटपुट नहीं बढ़ रहा, बल्कि प्राइस लेवल हमारा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ रहा है। और ये जो कंडीशन थी वो हमारी ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये हमारा इसमें कंप्लीट हुआ, और शायद आपको जो तीनों जो कॉन्सेप्ट थे उसका ग्राफ और उसका जो पीछे के बीच के जो लॉजिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी से लेक्चर में हम इतने रहने देते हैं, अगले लेक्चर में आपको इसके आगे की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊँगा।